स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ हैं आईपीएस पंकज श्रीवास्तव जी। कई जिलों की कप्तानी करने के बाद वर्तमान में डीआईजी रेल का पदभार उनके पास है और साफ तौर पर देखेंगे कि पूरी देश की सबसे बड़ी जो व्यवस्था है परिवहन की, वो पंकज श्रीवास्तव जी के पास है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद अरविंद जी। सर, कैसे देखते हैं, बड़ी अगर बात करें तो देश की सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जीआरपी के पास और आरपीए के पास होती है। उसमें एक आप भी बहुत बड़े पार्ट है और काफ़ी बड़ा एरिया आपका लगता है। देखिए, जो रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की बात है, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो जीआरपी है, उसका काम रहता है कि जो पुलिस रेल के अंदर जो भी अपराध हो रहे हैं, ट्रेन के अंदर हो रहे हैं या प्लेटफॉर्म पर या जीआरपी का जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर जो अपराध हो रहे हैं। और आरपीएफ का जहाँ तक सवाल है, आरपीएफ मूलतः केंद्रीय पुलिस है और वो रेलवे की पुलिस है। उसके अंदर जो रेलवे की संपत्ति से संबंधित कोई अपराध है, इसके अलावा कोई रेलवे की वर्किंग से संबंधित कोई मैटर है, तो वो आरपीएफ डील करती है। और कानून व्यवस्था और जो भी अपराध के संबंध में जो भी मामले हैं, वो जीआरपी के द्वारा डील किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो पूरा सेटअप है रेलवे का, उसमें एक रेल मुख्यालय है, उसके अलावा 3 एसपी हैं रेल में। उसमें एक भोपाल में है, एक इंदौर में है और एक जबलपुर में है। और जितने भी एसपी हैं उनको अलग अलग जीआरपी थानों का जो है जुरिस्डिक्शन उनका रहता है। तो इस तरह से ये पूरे प्रदेश की जो रेल व्यवस्था है और रेल की जो कानून व्यवस्था है और रेल की जो क्राइम के संबंधित मामले हैं, उसको जीआरपी डील करती है। और उसमें मैं रेल मुख्यालय में डीआईजी के पद पर अभी पदस्थ हूँ और इसको देख रहा हूँ। सर, ये सवाल ये है श्रीवास्तव सर कि ट्रेन में चलते समय आज भी हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चों को, महिलाओं को अकेले जाना पसंद नहीं करते। जबकि अब बात अगर 2 पीढ़ी की करें तो बहुत ज़्यादा अपराध की श्रेणी में होता था कि महिला अकेली नहीं जाती थी, परंपरा भी थी। लेकिन इतनी स्वतंत्रता होने के बाद भी आज कहीं ना कहीं थोड़े मन में कहीं डर होता है कि हम आज अपनी अपनी बच्ची को अकेला भेज रहे हैं। तो सुरक्षा के क्या क्या उपाय है? अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कोई बच्ची या कोई भी महिला अकेली जा रही है, तो क्या क्या सुरक्षा के उपाय है? किन किन प्लेटफॉर्म का उन बच्चों को इस्तेमाल करना चाहिए अगर कोई हादसा होता है? इसमें जो 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिस पर कि आप कोई रिपोर्ट कर सकते हैं यदि आपके साथ कोई अपराध होता है या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। सबसे प्रमुख जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो 139 रेलवे का जो टोल फ्री नंबर है। इसमें कोई भी आप शिकायत दर्ज करते हैं तो यदि वो पुलिस से रिलेटेड होती है, जीआरपी से रिलेटेड होती है, वो तत्काल फिर हमारे पास आ जाती है। और उसके निदान के लिए हम लोगों ने अलग अलग जगह में QIRT बना रखी है, क्विक इन्वेस्टिगेशन रिस्पॉन्स टीम। तो वो चलती ट्रेन में, क्योंकि इसमें रेलवे में एक दिक्कत ये होती है कि आदमी जब शिकायत करता है और जब तक फिर वो ट्रेन तो नहीं छोड़ता, तो ट्रेन के अंदर वो आगे पहुंच जाता है। तो इसके लिए क्विक इन्वेस्टिगेशन रिस्पॉन्स टीम ये काम करती है कि उसको ट्रैक करके उस फरियादी के पास, जो कंप्लेनेंट है, उसके पास पहुंच जाती हैं। क्योंकि जर्नी ब्रेक नहीं कर सकता व्यक्ति। बाकी मामलों में ये रहता है कि जो कंप्लेनेंट है वो एक जगह स्थिर है तो पुलिस उसके पास पहुंचती है। यहाँ पे कंप्लेनेंट भी मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है QIRT के माध्यम से। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल है और बहुत सारी शिकायतें इसमें आ रही हैं और उसका निराकरण भी हो रहा है। फिर जिस तरह से उसका निदान होता है, यदि उसमें FIR दर्ज करनी होती है तो हम FIR दर्ज करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये भी आती है कि चूँकि घटना कहीं पर हुई और जब तक वो रिपोर्ट के लिए पहुँची तब तक उसका जुरिस्डिक्शन बदल गया, तो इसमें हमारे यहाँ बहुत सारी 0 पर FIR का बहुत प्रचलन है। 0 पर FIR होती है, फिर उसको मतलब कंप्लेनेंट को किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए, वो जहाँ पर मौजूद है वहीं पर पुलिस उसके पास पहुँचे, वहीं पर 0 पर FIR करके संबंधित जो भी मूल जहाँ पर विवेचना होनी है वहाँ तक पहुँचाए। तो ये सारी व्यवस्था जीआरपी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा और जो प्लेटफॉर्म्स हैं कंप्लेंट के, एक रेलवे का ऐप भी है GRP MP हेल्प, उसमें आप दर्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो MP पुलिस का जो वेबसाइट है उसमें 0 पर FIR की जा सकती है, EFIR की जा सकती है। इसके साथ साथ एक कंट्रोल रूम का हमारा नंबर भी है 7049150010, उस पर भी शिकायत की जा सकती है। सर, एक ये देखने को मिला है, जब से थोड़ा सा हम निजीकरण के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो जो प्राइवेट वेंडर हैं, चाहे हम बात करें एसी में जितने भी चलते हैं वेंडर चलते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, तो वो लोग भर्ती कर लेते हैं। वो अपराधी हैं, आरोपी हैं, या उनका चरित्र कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, इसके बारे में क्या करेंगे? हो सकता है उनसे बहुत बड़े हादसे होते हों। कई बार आपने देखा होगा कि जो वेंडर्स हैं या जो कुली, वो जो अंदर काम कर रहे हैं, उनके जो IRCTC के लोग हैं, वो खुद शराब की सप्लाई करते हैं, कुछ लोग जुआ खिलवाते हैं। तो इसके लिए कोई पैरामीटर तय किया गया है कि उनके पास क्या होना चाहिए? और जो लोग वेंडर हैं, अंदर रात में शराब पी के अंदर सो जाते हैं, कभी वो बेडिंग वगैरह उन्हें जो यात्री उन्हें देते नहीं, तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर पुलिस की मदद लेते हैं। तो इसके लिए सर क्या प्रावधान है? इसमें जहाँ तक वेरिफिकेशन की बात है, वो तो अमूमन किया जाता है। किसी को भी अगर सेवा में रखा जाता है, चाहे वो परमानेंट सेवा में हो या फिर टेम्परेरी हो,
लेकिन ये जो आपने बताया ऐसा तो घटनाक्रम ऐसा है कि हर जगह मतलब एब्रेशंस होते हैं। हम कोशिश तो हम हमेशा यही होती है कि जो व्यक्ति किसी सेवा में दिया जा रहा है तो सेवा भाव से उसमें काम करे, लेकिन यदि इस तरह की कोई घटना आती है, संज्ञान में आती है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। नहीं, वो तो देखा है कड़ी कार्रवाई, लेकिन अवैध वेंडर बहुत चलते हैं और कार्रवाई बहुत जीआरपी करती है, आरपीएफ करती है। लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं कि कहीं कुछ वेंडर्स मिलके पुलिसकर्मियों से मिलके चलवा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है, वही कभी कभी अपराध का कारण बन जाते हैं। नहीं, ये संभव है, मैं उसी बात से इनकार नहीं कर रहा। प्रयास हमेशा ये होता है कि लेकिन जो व्यक्ति का मानव स्वभाव है उसमें जो व्यक्ति मतलब जिस काम के लिए जिम्मेदारी दी गई है उसको छोड़ के वो खुद ही उसमें अपराध में लिप्त हो जाए, ये भी संभव है। लेकिन उसका निदान यही है कि यदि हमको ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उस पर जो आम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उससे ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाती है, जिससे एक सबक बने और आगे आने वाले समय में कोई इस तरह की हरकत ना कर पाए। आईपीएस पंकज श्रीवास्तव जब पुलिस अधीक्षक थे बुरहानपुर में या गुना में, वर्तमान में डीआईजी हैं रेल। बेसिक दोनों की जॉब में कितना, जॉब प्रोफाइल में कितना अंतर मानते हैं आप? क्या चुनौतियां क्या हैं दोनों में? देखिए, रेलवे की पुलिसिंग में और बाकी जिले की पुलिसिंग में मुख्य अंतर तो ये रहता है कि जब जिले की पुलिसिंग होती है तो उसका जो आपका क्षेत्राधिकार है वो एक जिले तक सीमित रहता है और उस जिले की पूरी जो भी जुरिस्डिक्शन है वो आपके क्षेत्राधिकार में रहता है। रेलवे पुलिस का मेन डिफरेंस ये है कि रेलवे में जो हमारे क्षेत्राधिकार के थाने हैं वो अलग अलग पॉकेट्स में पूरे प्रदेश में बटे हुए हैं। मतलब जीआरपी थाना है, उसका जुरिस्डिक्शन जैसे भोपाल की अपन बात कर लें तो भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ जगहों पर ये नोटिफाइड हैं जो रेलवे कॉलोनी है, सिर्फ उतना जुरिस्डिक्शन रहता है और प्लेटफॉर्म के सिग्नल टू सिग्नल का जुरिस्डिक्शन रहता है। इसके बाहर कुछ होता है तो वो जिला पुलिस देखती है। तो इस तरह से ये समझा जा सकता है कि जो जीआरपी का जुरिस्डिक्शन है वो पूरे प्रदेश में जगह जगह कुछ कुछ पॉकेट्स में बटा हुआ है, तो वो एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि जिले का जुरिस्डिक्शन ये होता है कि आपका जो पूरा जुरिस्डिक्शन का जितना भी एरिया है उसके अंदर कुछ भी होता है तो उसके लिए आप जवाबदार होते हैं और उसको देखते हैं। तो इस तरह से जीआरपी की पुलिस बाकी जिला पुलिस से डिफरेंट है। और जहाँ तक रैंक की बात है तो एसपी के तौर पे काम करना अलग है, स्वाभाविक तौर पे डीआईजी के तौर पे काम करना अलग है, क्योंकि वो फिर आपका सुपरवाइजरी रोल ज़्यादा हो जाता है एसडीआईजी। तो चैलेंज कितना है दोनों में? किसे चैलेंजिंग मानते हैं आप, एसपी को मानते हैं या, क्योंकि ये बड़ा पूरा प्रदेश आपके पास है लेकिन पॉकेट्स हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वहाँ पूरा जिला आपके पास है, पूरी जिले की सब कुछ आपके ऊपर, कप्तान साहब, यहाँ डीआईजी साहब, क्योंकि यहाँ आपके पास थाने भी है, एसपी भी है और पूरा जिला आपको 8 करोड़ जनता की सेवा आपको करनी है। और वहाँ तो ले दे के अगर बात करें तो जितने लोग होंगे 5 लाख 10 लाख होंगे। तो दोनों में क्या बेसिक अंतर क्या है? नहीं, रेलवे में एक तो ये है कि प्रदेश ही नहीं, चूंकि ट्रेन जो चलती है वो पूरे देश में चलती है। हाँ, ये बड़ा तो जो उसमें सिर्फ अपन प्रदेश की 8 करोड़ जनता से इसको सीमित नहीं कर सकते। और मूल जो अंतर है ना पुलिस के, जो मतलब मैंने देखा अपराध के, हालांकि रेलवेज में भी मुझे दो महीने हुए हैं, जो अपराध के पैटर्न में जो डिफरेंस है रेलवे में मेन जो, मैं यही सवाल पूछ रहा था कि ये क्राइम का अलग अलग प्रकार का तरीका क्या है? एक जिले में अलग प्रकार का क्राइम होता है, यहाँ अलग प्रकार का क्राइम होता है। जिले में तो मतलब जो बीएनएस के अंदर जिस प्रकार के अपराध हैं सभी प्रकार के अपराध होते हैं, धोखाधड़ी के अपराध भी होते हैं किसी तरह के, जैसे हर प्रकार के अपराध हो सकते हैं जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, मारपीट के होते हैं, हर तरह के अपराध होते हैं। रेलवेज़ में 80-90% अपराध चोरी के होते हैं क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन सीमित है, ट्रेन के अंदर का है, प्लेटफॉर्म का है। तो मेन जो यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो रहता है चोरी के अपराधों को रोकना, और अगर कुछ हो जाती है उसकी बरामदगी करने पे। ज़्यादातर अपराध चोरी के होते हैं, ट्रेन के अंदर किसी का मोबाइल, किसी का बैग, किसी का पर्स वो चोरी कर लिया गया। इक्का दुक्का अपराध ऐसे होते हैं जिसमें कि जैसे रेप के अपराध हुए या मर्डर के अपराध हुए, इस तरह के अपराध काफ़ी कम संख्या में होते हैं। तो जबकि जिले में ये रहता है कि हर प्रकार का अपराध हर समय वहाँ पे होता है और उसमें पुलिस को हर तरह से सक्षम रहना पड़ता है। और स्टाफ की भी जहाँ तक बात है तो जीआरपी का जो स्टाफ है वो पूरे प्रदेश में जैसे जितना स्टाफ है वो अलग अलग जगह बटा हुआ है। तो इसमें कई बार जैसे रीइंफोर्समेंट की कहीं ज़रूरत पड़े, यदि मान लीजिए कहीं हमको बीना में मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई कि जिसमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है तो हमको थोड़ा समय लगेगा कहीं बाहर से भेजने में। जिला पुलिस में ये होता है कि अगर किसी जगह कोई घटना हुई तो पूरे ज़िले की पुलिस एक साथ उसको डील कर सकती है बहुत कम समय में आके। तो इस तरह की अलग अलग चुनौतियाँ हैं, दोनों की चुनौतियाँ अलग हैं, लेकिन पुलिस तो पुलिस है और अल्टीमेटली जो बीएनएस है, बीएनएसएस है, उसी के हिसाब से काम करते हैं। बस ये है कि जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि यहाँ कुछ पर्टिकुलर धाराओं के अपराध ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ज़्यादा फ़र्क है कि उसमें सब चोरी के ज़्यादा, लगभग 90% अपराध चोरी के होते हैं। सर, एक छोटा सवाल मेरा ये है कि बाय द वे कोई भी यात्री दिल्ली से चलता है और रात में 12 बजे यहाँ आता है, और यहाँ पता लगता है जब ये सुबह जो उठता है, मान लो नागपुर पहुँचता है या वो साउथ में जाता है, कि हमारा बैग चोरी हो गया, तो पता कैसे करे कि वो बैठा था दिल्ली से
और उसने दिन में रात में खाना खाया, वो बैग अपना नहीं देखा, उसे पता लगा जाके, तो फिर इतना लगभग जो 15-16 घंटे की जर्नी है, तो वो एफआईआर कहाँ कराए, वो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगा? इसमें कानून बड़ा स्पष्ट है, जहाँ भी आपको अपराध का ज्ञान होता है, जहाँ की नींद खुली, अपराध मूलतः वहीं दर्ज होगा। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमको ये नहीं पता कि अपराध तो हमने दर्ज कर लिया, उसकी नींद भोपाल में खुली, उसने भोपाल में एफआईआर करा दी। अब वो चला था चेन्नई से, और मान लो ये 10-12 घंटे सो लिया, 8-10 घंटे सो लिया, उस बीच में कहीं घटना हो गई, तो हमने यहाँ एफआईआर तो दर्ज कर ली, क्योंकि कानून ये कहता है कि जहाँ पर उसको ज्ञान हुआ कि मेरे साथ अपराध हुआ है, वहीं पर वो मूल अपराध दर्ज होगा। लेकिन चूंकि ये नहीं पता कि एग्जैक्टली अपराध हुआ कहाँ है, तो उसको ट्रेस करना फिर वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर आपको घटना का एग्जैक्ट लोकेशन पता है, तो आप उसके हिसाब से आसपास पूछताछ कर सकते हैं, सीसीटीवी कहीं उपलब्ध है आसपास में तो वो कर सकते हैं। ट्रेन में अभी बहुत कम डब्बों में सीसीटीवी उपलब्ध है, ये आने वाले समय में मुझे लगता है फैसिलिटी और बढ़ेगी, तो अपराध पर नियंत्रण, ट्रेन के अंदर चलती ट्रेन में जो अपराध हो रहे हैं उस पर काफ़ी नियंत्रण हो सकता है। लेकिन अभी की स्थिति में बहुत कम ट्रेन्स में, डब्बों में सीसीटीवी उपलब्ध है। हालांकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया सीसीटीवी से कवर है, तो उससे हमको काफ़ी मदद मिलती है अपराध। लेकिन वही अगर एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं पता कि कहाँ पर अपराध हुआ है, तो फिर वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। नहीं, जिले में एक क्या होता है कि सूचना तंत्र होता है, आपके पास मुखबिर तंत्र होता है, तो क्या इसमें जीआरपी में है, यहाँ भी कोई ऐसा मुखबिर तंत्र है, सूचना तंत्र है, या यहाँ की भी फोटो लगाई जाती है कि जब ट्रेन से सावधान है, इस टाइप का कोई आपने ऐसी व्यवस्था की है, या नया कोई अभी आपने इंदौर में शायद कुछ किया है, कोई एक नया इनोवेटिव आइडिया आप लोगों को दे रहे हो जिससे कि वो सतर्क रहे, सावधान रहे, इस टाइप का कुछ? मुखबिर तंत्र निश्चित तौर पर होता है, और इसमें कुछ अपराधी इस तरह के भी होते हैं जो ज़्यादातर ट्रेन में ही अपराध करते हैं। हर अपराधी का अपना मोडस ऑपरेंडी होता है, मतलब ये 100% लागू नहीं होता। कोई अपराधी ऐसे भी हो सकते हैं कि जिले में भी दूसरे तरह के अपराध कर रहे हैं और ट्रेन में भी कर रहे हैं, लेकिन कई अपराधी ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के अपराध करते हैं, तो उनका पूरा डाटा और उनके पूरे जो लोकेशन वगैरह उनका, वो सब हम लोग ध्यान में रखते हैं। निगरानी वगैरह जो खोलने का सिस्टम रहता है वो यहाँ भी रहता है जीआरपी में। इंदौर में जो नवाचार की आपने बात कही, अभी पिछले दिनों हमने दो, उसमें एक तो आपकी सवारी भरोसे वाली ऑटो जो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं, वहाँ पर एक QR कोड लगाया है, तो कोई भी जो यात्री है जो बाहर से आ रहा है, उस शहर से अपरिचित है, वो QR कोड को स्कैन करके उस ड्राइवर के बारे में और उसका पूरा वो जान सकता है कि उसका क्या इतिहास रहा है, उसका कोई ऑटो के ऊपर चिपकाना है उसको, उसके ऑटो के ऊपर कंपल्सरी नहीं, जो अभी मतलब जो रेलवे स्टेशन के बाहर, हमारा चूंकि जुरिस्डिक्शन वही है, जो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं, आपके परमिशन में आएगा तो उसके ऊपर, हाँ, उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया। उसका पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद QR कोड हम लगाते हैं, और QR कोड लगाने के बाद आप मोबाइल में स्कैन करके उसका पूरा वो जान सकते हैं कि उसके मतलब आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, कहाँ का रहने वाला है, क्या है, पूरा मतलब उसका विश्वसनीयता उस पर आपकी बन सकती है। इसके साथ साथ उसमें फीडबैक भी, जो सवारी उसको ट्रैवल कर रही है वो फीडबैक देने की व्यवस्था है, तो आप ये भी जान सकते हैं कि उसको पुराने जो उसका फीडबैक किस तरह का रहा है, सवारियों के प्रति उसका व्यवहार कैसा रहा है, लोगों ने क्या फीडबैक दिया है उसके ऑटो में ट्रैवल करके। तो ये एक कॉन्सेप्ट अभी शुरू हुआ है, इंदौर में पिछले हफ्ते शुरू किया है। और एक हमने शुरू किया था पटरी पर पाठशाला का, उसका आशय ये था कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है जो जिलों में भी चलती है, तो उसमें जो रेलवे स्टेशन या उसके आसपास रहने वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के आसपास झुग्गी बस्तियाँ ज़्यादा रहती हैं, निचले तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ भी, सामाजिक बुराइयाँ जिसको कह सकते हैं, जैसे नशे की बुराई है या जुए की बुराई है, इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। तो उसके प्रति जागरूकता पैदा करना, साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता पैदा करना, महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना, तो इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, उसके लिए पटरी पर पाठशाला। और मूलतः इसमें छोटे बच्चों को जो एज ग्रुप के पुलिस कर्मचारी जाएंगे, दूसरे NGOs जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे, उस तरह से तो उनमें विश्वास भी बढ़ेगा और पुलिस के प्रति थोड़ा सा ये लगेगा कि जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर। हाँ, और सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं है, उनको किसी किसी एक्टिविटी से इन्वॉल्व करना, खेल संबंधी गतिविधियों में जोड़ना, कुल मिलाकर एक पॉजिटिव दिशा में उनको एक सकारात्मक एक उनको माहौल देना। ये कहाँ शुरू किया? ये अभी इंदौर में शुरू किया है। हाँ, दोनों तो ये जो आपने ये दोनों नए आइडिया शुरू किए हैं, तो कह रहे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में इसकी प्लानिंग है? बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट कैसे आए अभी एक हफ्ते की बात? अभी एक ही हफ्ते को बड़ा सकारात्मक रिजल्ट है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों ने दिया है। ऑटो वाले तैयार हो रहे हैं, खुशी खुशी आते हैं, सब आप हमें लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, और जो हमने लॉन्च किया था उसके बाद भी हाँ नहीं, उससे क्या है कि उसको जो ग्राहक है उसका जो मतलब ऑटो में चलने वाला है उसको भरोसा होता है, तो वो उसका मतलब ज़्यादा आसानी से, अगर दो ऑटो खड़े हैं, एक के पास QR कोड है, एक के पास नहीं है, तो आदमी प्रेफर करेगा QR कोड वाले ऑटो पर चले, तो जिसके पास नहीं है वो भी कोशिश करेगा कि मैं भी लगवा लूँ। हाँ, ये इसका लाभ तो मिलेगा।
तो ये मतलब बढ़िया रिस्पांस उसका आ रहा है। तो क्या भोपाल में, इंदौर, जबलपुर बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, कब तक संभावना है अगले बनेगी पक्ष इसकी? में हम लोग प्लान करके इसको यहाँ भी शीघ्र ही लागू करेंगे। अच्छा, ये देखा जाए जिस तरीके से देश में माहौल बन रहा है डिजिटल का, कि हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत जल्दी अपराधी को पकड़ लेते हैं। पहले आप जब आपने शुरू नौकरी की होगी तो उसमें मुखबिर तंत्र बड़ा हावी हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास डिजिटल मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, ये गैजेट्स नहीं थे, हम डिपेंड थे उस पर, मुखबिर पे। लेकिन आज तो स्थिति है कि पुलिस चाहे तो 15 मिनट में किसी को सर्च कर ले कहाँ है वो। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपने इसमें लागू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो अपराधी इस टाइप के लोग हैं, या ऐसा कुछ जैसे आपने कहा सीसीटीवी है, कोई दूसरा विकल्प ऐसा हो कि अपराध कम हो? इस साइबर का तो हमारे हर जगह सेल बना हुआ है, और जो आपने कहा कि पुलिस इसमें अपना चूंकि ट्रेस करने में इसका उपयोग कर रही है, लेकिन अपराधी भी तो उपयोग करने लगे हैं। पहले अपराधियों के पास भी नहीं था, तो बहुत सारे जो साइबर वाले अपराध भी होने लगे हैं, जो कि नए प्रकार के अपराध हैं। वो तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, समाज आगे बढ़ता है, नई नई प्रकार की चुनौतियां आती हैं, तो पुलिस भी उसी के साथ अपने को अपडेट करती है। जैसे अपराधी जिस तरह से नए नए प्रकार से सोचकर अपराध करता है, तो पुलिस का काम भी ये है कि उसको किस प्रकार से उसको ट्रेस किया जाए, किस तरह से उसको रोका जाए, और यदि कोई अपराध कर रहा है तो कैसे उसको पकड़ा जाए। तो उसमें तो मतलब ये सतत प्रक्रिया है। इसको मतलब टेक्नोलॉजी में भी इतनी तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है कि उसमें अपराधी भी अपने आप को उस हिसाब से नए नए प्रकार के अपराध करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो उसको, पुलिस को भी उसी हिसाब से अपडेट रहना पड़ता है अपराधी के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए। हाँ, देखिए देश की क्या, विश्व की सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं। एक तो साइबर अपराध है और दूसरा आतंकवाद है। क्योंकि आतंकवाद होता है तो सामने दिख जाता है, साइबर अपराध ये ऐसा एक वो है कि वो किसी के साथ भी हो सकता है। आपके स्टाफ के साथ भी हुआ होगा, कई बार आपके पास भी फ़ोन आए होंगे। कई बार हमारे कुछ मित्र हैं जो IAS IPS हैं, वो खुद ही, जैसे राजेश दंडोतिया एक एडिशनल SP है, उसने मुझे कई बार बताया, मैंने पूरा शूट भी किया, चलाया भी। तो इससे रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? साइबर अपराध में सबसे पहले तो वही बचाव ही सबसे बड़ी अच्छा, कैंसर जैसा मामला है कि जागरूकता ही, बिल्कुल जागरूकता बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जिस साइबर स्पेस में रह रहे हैं उसमें जो अपराधी है उसका कोई फेस नहीं है, वो फेसलेस है। और उसका काम ये होता है कि दिन में वो 100 लोगों को अप्रोच करता है। यदि 2-4 लोग भी उसके झांसे में आ गए तो वो अपराध कर डालता है। और उसके बाद फिर इसमें मतलब जो ट्रेस करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है। जैसे जो मनी का जो ट्रांजैक्शन होता है, तो वो मनी इतनी जल्दी वो ट्रेल होकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है कि अगर आप अपराधी तक पहुँच भी जाएं तो पैसे को रिकवर करना सबसे बड़ी चुनौती होता है साइबर अपराध के मामले में। तो इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि आप मतलब जागरूक रहें। मतलब आजकल साइबर स्पेस में ये भी हो गया है कि अननोन लोगों के साथ आप अपनी दोस्ती करते हैं, किसी को भी फ्रेंड बना लेते हैं, पर्सनली उसको जानते नहीं हैं, उसके साथ चैट करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। जिन लोगों को पर्सनली जानते हैं उन्हीं से आप जुड़ें। इसके अलावा फिर अननोन कोई लिंक पर क्लिक ना करें। तो इस तरह की चीज़ें जो मतलब उनके तरीके रहते हैं, कोई भी कॉल आता है उस पर सहज विश्वास ना करें, कॉल बैक करके देख लें, पुलिस से संपर्क कर लें कि ये फर्जी है या सही है। थोड़ा सा मतलब अगर अपना दिमाग संतुलित रखें। हालांकि इसके बावजूद भी कई ऐसे केस आते हैं कि लोग मतलब अच्छे पढ़े लिखे और समझदार लोग भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। लेकिन वो तो अब मतलब जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए वो हमारे ही हाथ में है। और पुलिस समय समय पर इसमें जागरूकता के लिए अभियान चलाती है, और अगर किसी के साथ अपराध हो जाता है तो फिर उसमें ट्रेस करने की कोशिश करती है। इसके अंदर फिर दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, सिर्फ पुलिस के अलावा बैंक और जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है इसका भी बड़ा रोल रहता है। तो उनको भी पूरी तरह से वेरीफाई करके बैंक अकाउंट हैं जो ज़्यादातर जितने भी देखे जाते हैं, जिन बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराया जाता है वो ज़्यादातर फर्जी अकाउंट होते हैं। किसी का भी कुछ लालच दे के या तो किसी के नाम से खुलवा लिया अकाउंट। इसी तरह के जो सिम उपलब्ध कराए जाते हैं उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का भी सब सामूहिक जब प्रयास होगा तो इसी में तभी रोक लग सकती है। सर, अगर बात करें तो जैसे हर जगह डिस्ट्रिक्ट फोर्स की बात कर लें तो एक जगह होती है कि साहब यहाँ ज़्यादा अपराध होता है। ऐसी क्या रेलवे में कोई, जैसे आप इटारसी से लेके चलते या आप बुरहानपुर से चलते होंगे, वो आपका जो एरिया है मुरैना तक है या पूरा, या इंदौर पूरा एरिया है, तो कई ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ज़्यादा अपराध होते हैं, चोरी के, चकारी, इस टाइप के कोई? इसमें अपराध, हाँ बिल्कुल किया है। अपराध ज़्यादा होने का कारण वो रहता है कि जहाँ पर अपराधी ज़्यादा सक्रिय हैं वहाँ अपराध होते हैं, और अगर पुलिस की सक्रियता बढ़ती है तो फिर अपराध वहाँ कम भी हो जाते हैं। हाँ। तो इसलिए जैसे हॉट स्पॉट वाला कॉन्सेप्ट है तो रेलवेज़ में भी रहता है। तो उसमें हम एरिया की बजाय ट्रेन को चिन्हित करते हैं, किन ट्रेन में अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि एरिया में कम होते हैं, ट्रेन में ज़्यादा? उसमें ज़्यादातर अपराध तो ट्रेन में ही होते हैं। ज़्यादातर अपराध एरिया में, उस एरिया में, जैसे मान लो मुरैना में हो रहे हैं या बुरहानपुर में हो रहे हैं। नहीं, उसमें ये हो जाता है कई बार, क्योंकि ट्रेन, अपराधी को भी वो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। तो अपराधी कहीं से चढ़ा, जहाँ उसको मौका मिला वहाँ अपराध करके उतर गया। तो वो ट्रेन अल्टीमेटली उसको मतलब ट्रैक करके है कि किस ट्रेन में ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। तो उस ट्रेन को ज़्यादातर हम लोग फोकस करते हैं। फिर उसमें जो गश्त है उसको थोड़ा सा सक्रियता से करते हैं और इस तरह के काम करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किन ट्रेन में अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। तालमेल कैसे बनाते हैं RPF GRP से?
आरपीएफ जीआरपीएफ का तालमेल रहता है, दोनों का कार्य अलग अलग है। जो भी अपराध वाला जो हिस्सा है वो जैसे आरपीएफ के संज्ञान में भी कोई ऐसा मामला आता है तो जीआरपीएफ को ट्रांसफ़र करती है। 139 जैसा मैंने बताया वो रेलवे का नंबर है, लेकिन उसमें जो भी कॉल आता है वो अगर हमारे से जीआरपी से संबंधित है तो वो जीआरपी के पास आ जाता है। एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो इस तरह से जितने भी कानून व्यवस्था संबंधी मुद्दे हैं या अपराध संबंधी मुद्दे हैं वो जीआरपी डील करता है। और रेलवे जो है वो डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट वो केंद्रीय डिपार्टमेंट है, तो इसलिए आरपीएफ उनका अपना जो उनके मुद्दे हैं उसको वो देखते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि शासकीय संपत्ति की रखवाली आरपीएफ करती है और कोई भी अपराध चोरी चकारी का होता है वो उसकी जिम्मेदार उसकी छानबीन जीआरपी करेगी। हाँ। ऐसा तो लोग भ्रमित ना हो, जी जी, इस बात समझ जाए कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ होता है तो उसकी भी जवाबदारी या उसकी भी रिपोर्ट जीआरपी लिखेगी। हाँ हाँ, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो भी केस दर्ज होगा, जैसे पहले जो आईपीसी थी। नहीं, लोग सब भ्रम में हैं। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि डिफरेंसेस आरपीएफ के पास आदमी कब जाए और जीआरपी के पास कब जाए, ये आप ये जानना चाह रहे हैं। रेलवे की वर्किंग से संबंधित कोई समस्या है आपको, मान लीजिए किसी रेलवे कर्मचारी के साथ आपको कोई दिक्कत है, रेलवे की सीट को लेके कोई विवाद हो रहा है, तो इसको आरपीएफ डील करेगा। और कोई अपराध होता है, चाहे आपका सामान चोरी हो जाए, किसी ने आपके साथ मारपीट कर दी, प्लेटफॉर्म से आपका सामान चोरी हो गया, वो सारी चीज़ें जीआरपी डील करेगी। अच्छा, तो भ्रम में कोई स्थिति नहीं है। रेलवे से संबंधित कोई मामला है तो आप आरपीएफ के पास जाइए, और जीआर उसमें कोई अपराध संबंधी आपके शरीर में अपराध हुआ है, आपसे मारपीट किसी ने, तो आप जीआरपी के पास जाइए। मतलब एज अ सिटीजन आप रेलवे का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एज अ सिटीजन आपके साथ कोई अपराध होता है तो वो आरपीएफ जीआरपी डील करेगी। डील करेगी, और सुरक्षा की जिम्मेदारी जीआरपी की है। हाँ, हालांकि पुलिस तो पुलिस ही होती कर सकती है, लेकिन वो उसमें भ्रम की स्थिति भी ना हो। अच्छा, जीआरपी और आरपीएफ वाले गुमराह भी कर देते, जाइए वहाँ जाइए, वो कहते हैं वहाँ जाइए, इस टाइप का भी अब भी स्थितियाँ नहीं रही हैं। कई बार लोअर लेवल पे हो सकता है कि उनके बीच भी स्थितियाँ इस तरह से मतलब क्लियर नहीं होती हों, तो इसलिए कर देते हों, लेकिन सामान्य इसमें बहुत कन्फ्यूजन की दिक्कत है नहीं। मतलब स्पष्ट है कि कौन सा काम जीआरपी देखेगी और कौन सा आरपीएफ देखेगी। पिक्चर क्लियर है बस। एक मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि लोग यात्रा करते हैं तो क्या सुझाव क्या है? रात में सो जाते हैं, पेटी, बहुत सारे अनाउंसमेंट होते रहते हैं, तो रेलवे ये भी कहती है कि पेटी बांध लिखा हुआ भी है, तो क्या सुझाव क्या है आपको यात्रा करते समय, किन किन सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि आपसे कोई भी हैपनिंग ना हो पाए? सबसे पहले तो यह है कि बहुत ही आवश्यक ना हो तो अपने जो वैल्यूएबल्स हैं, ज़्यादातर जो चोरी होती है वो या तो कैश की होती है या आपकी ज्वेलरी की होती है, जो मतलब वैल्यूएबल सामान है, या मोबाइल की आजकल चोरी होती है। तो वैल्यूएबल्स अगर आप मतलब बहुत ही आवश्यक है और आपको ट्रैवल के दौरान उसको कैरी करना है तो उसको ज़रूर अपना मतलब पूरी सुरक्षा से रखें। उसको ऐसा मतलब कैजुअली ना रखें कि पर्स में रख के चले गए या सूटकेस में रख दिया, उसको आप अपने सिरहाने रख सकते हैं। मतलब जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित उसको रखा जा सकता है उस तरह से रखें, क्योंकि रेलवेज़ में मतलब कोई ऐसे भारी उस दूसरे तरह के सामान की चोरी नहीं होती। जो मुख्य चोरियाँ होती हैं वो 3 ही तरह के आइटम की मैंने देखी हैं, एक तो मोबाइल हो गया, एक ज्वेलरी हो गई या कैश हो गया। तो इनको तो आप सुरक्षित अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कम से कम अपनी बॉडी। व्यवस्था ये भी है कि सहयात्री से कह रहे आप देखना मैं आ रहा हूँ, इस टाइप नहीं, सहयात्री से भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें कितना मतलब ज्वेलरी या कैश है उसमें मतलब कितना वेट या कितना स्पेस लगता है, तो कम से कम उतने सामान को, चूंकि वो कीमती सामान है, आप पूरी इतनी हिफाजत से तो रख सकते हैं कि आप ऐसे मान लो टॉयलेट भी जा रहे हैं तो साथ में ले जाएं, या कहीं पानी पीने के लिए उतर रहे हैं तो साथ में ले जाएं, अपनी बॉडी के साथ कैरी करें उसको। रेलवे में मतलब इस तरह से ना छोड़ें कि लावारिस हालत में छोड़ के चले जाएँ, तो ये तो किया जा सकता है कम से कम। तो उससे अपनी सुरक्षा मतलब इतनी तो स्वयं करने के लिए उपलब्ध है। होता ही है आमतौर पे जो भावना ये होती है, हम भी जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं 10 बार करते हैं, 100 बार करते हैं, अपराध एक बार ही होता है, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में जो है ना वो कैजुअल एक एटीट्यूड आ जाता है कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं होती। तो हमेशा अगर अपन दिमाग में ये रखें हो सकता है, और उस हिसाब से अगर सुरक्षा के जो उपाय हैं वो अपने जहन में रखें, तो काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से अपराध से बचा जा सकता है। चलिए, हमारे साथ थे पंकज श्रीवास्तव साहब, डीआईजी रेल मध्य प्रदेश। उन्होंने कुछ सलाह भी दी है, सुझाव भी दिया, और भ्रम जो था हमारे मन में भी था कि आरपीएफ और जीआरपी में बहुत सारा ज़्यादा कोई भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अपराध अगर होता है, आपके शरीर से होता है तो जीआरपी चले जाइए, और रेलवे से द्वारा होता है, चोरी चकारी कुछ होती है तो आप आरपीएफ जाइए। वैसे आरपीएफ में ज़्यादा जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, जीआरपी जाइए, वहाँ आपको पूरी मिलेगी। और साफ तौर पे उन्होंने जो नंबर जारी किया, एक बार सर मैं और चाहता हूँ, वो नंबर कौन सा आप बता रहे थे? जी, एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा 7049। मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं, और हम ये नंबर आपका टीवी स्क्रीन पर फिलहाल जब हम आपका इंटरव्यू करेंगे तो ये टीवी पे चलाएंगे। हाँ, नंबर साहब एक बार थोड़ा बता दीजिएगा। 7049150010। एक बार और बोल दीजिए। 7049150010। ये जो पंकज श्रीवास्तव जी ने नंबर दिया है, ये
हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। कभी कोई प्रॉब्लम आपको आती तो इस नंबर पे फोन करेंगे, और जैसे ही इस पे फोन करेंगे तो जिनका कंट्रोल रूम में बैठे लोग हैं इस फोन को पिक करेंगे और तत्काल आपको उसकी हेल्प, जो जिस प्रकार की आपको आवश्यकता होगी उस प्रकार की आपको हेल्प उपलब्ध करा दी जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।